आज अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स दिन है और उस दिन का औचित्य को ध्यान में लेते हुए पोईसा जिमखाना के लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें आपने देखा कि परिसर के जाने-माने 200 से भी ज़्यादा पेरेंट्स आए, जो स्पोर्ट्स से रुचि रखते हैं और प्रवीण टिपसे जी जैसे इतने बड़े ख्यातनाम जिन्होंने भारत देश का नाम किया, वो यहाँ पर कार्यक्रम में आए। जया शेट्टी, उनकी वाइफ छाया, ये छत्रपति शिवाजी पुरस्कार एक परिवार के तीनों लोगों को मिला, वो यहाँ पर आए। देवतले जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करके जो रिटायर हुई है, सांताक्रूज में हमारी बहन रहती है, वो यहाँ पर आई। मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है पोईसा जिमखाना के लिए और आज कुल मिलकर 12 बच्चों का हमने उनके हाथों से सम्मान भी करवा लिया, तो बच्चों का मनोबल बढ़ेगा इससे आगे आने वाले दिनों में। और हमारा ये सपना है कि हम उत्तर मुंबई को गार्डन और प्लेग्राउंड का तो हब बना दिया, लेकिन आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स का हब हमको बनाना है। भगवान की कृपा हुई है कि पीयूष गोयल जी जैसे एक सक्षम सांसद हमको मिले हैं, जिनका कॉर्पोरेट जगत से या तो फिर सीएसआर रिलेटेड पर्सन्स के साथ में बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो ऐसे सारे लोगों का लाभ लेकर हम आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स को अधिक बढ़ावा दें, ये हमारा सोच है। और निश्चित जब मैं और मेरे साथ में काम करने वाले लोग जब एक कोई संकल्पना हाथ में लेते हैं तो उसको परिपूर्ण करते हैं। तो हम आने वाले दिनों में उत्तर मुंबई में बच्चों को बहुत स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। सर आपने निश्चित इसमें गवर्नमेंट के रिटायर ऑफिसर लोग भी जुड़े हैं साथ में, पूरा मुंबई शहर के लिए वो काम करना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि हम जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, पैसा हो या तो फिर बाकी मैन पावर, ये सारा हम करेंगे, बाकी सारा उनको करना है। और जैसे डॉक्टर पीवी शेट्टी ने बताया कि मुझे बचपन में कभी खेलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत ही गरीबी में से ऊपर आया हूँ। तो बचपन में तो खेलने का कोई उन दिनों में साधन भी उपलब्ध होता नहीं था। लेकिन जो मुझे नहीं मिला वो अन्य लोगों को मिलना चाहिए, यही मेरा प्रयास रहा और इसलिए खेल-खेल में पोईसा जिमखाना बनाया। पोईसा जिमखाना बहुत बड़ी संस्था हुई है और निश्चित हम आने वाले दिनों में अपने परिसर के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे और मैंने मेरे भाषण में यही कहा कि जो बच्चे आज आए थे कार्यक्रम में, उनके माता-पिताओं ने मुझे लगातार 7 बार भी वोट देने वाले लोग भी हैं आज। लगातार 7 बार मुझे लोगों ने वोट दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत कम लोगों को ऐसा भाग्य प्राप्त होता है। तो मुझे लोगों ने बनाया, तो मेरा जो भी अनुभव है वो मैं लोगों को शेयर करूँगा आने वाले दिनों में। देखिए, कुछ रेडीमेड पॉलिटिशियन होते हैं जिन्होंने त्याग तपस्या किए बगैर कुछ लोगों को कुछ मिल जाता, तो इस प्रकार की उटपटांग बातें करते हैं। और उनके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि 7 बार अगर कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, तो अभी आप सर्वे कर लीजिए ना, अभी आप सर्वे कर लीजिए कि 7 बार लड़ा हुआ व्यक्ति की पॉपुलैरिटी बोरली में या तो उत्तर मुंबई में ज़्यादा है या तो फिर 1-2 बार लड़े हुए लोगों का ज़्यादा है। आपको पता चल जाएगा, ये मैंने कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं इतना गर्व ज़रूर मैं महसूस करता हूँ कि 7 बार चुनाव लड़ने के बाद में भी लोगों को 8वीं बार मैंने ही लड़ना चाहिए, ये लोगों ने सोचना, यही मेरे लिए सर्टिफ़िकेट बहुत है। तो ऐसे अरे-गरे लोग अगर कुछ बात करते हैं तो उसको अनदेखा, अनसुना करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप बहुत आप मत सवाल भी मुझसे पूछिए, मुझे मैं उसका कोई जवाब भी दूँगा नहीं, क्योंकि ये जो लोग हैं ये भी कहेंगे कि ये सब खुद ही टीवी वाले को बुला के ये सब इंटरव्यू देते हैं करके। ये मेरा स्वभाव नहीं रहा है। बोरीवली के लोग जानते हैं मैं क्या हूँ करके। जो बोरीवली के नहीं हैं वो लोग इस प्रकार की सारी बातें करते होंगे, तो उनके सारी बातों को अनदेखा हमने करना चाहिए। चाहे फिर लोग हो या पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो। मेरे बारे में आपकी जानकारी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तो अदर देन भारतीय जनता पार्टी, यानी मैं नाम लूँगा, कांग्रेस के लोग भी कभी गोपाल शेट्टी के बारे में इस तरह की बातें नहीं करेंगे। और आपको मैं अगर सवाल को आपने छेड़ा ही है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, इस बार कांग्रेस के लोगों ने भी मन बनाया था कि गोपाल शेट्टी ने इतना लंबा सर्विस दिया है बोरीवली और उत्तर मुंबई के लिए, तो हम भी इस बार गोपाल शेट्टी को वोट देंगे। तो उनकी वो मन की इच्छा अधूरी रह गई है, जिसका मुझे भी थोड़ा रंज है, लेकिन क्या करेंगे, सब अपने हाथ में तो होता नहीं है ना। सर आपको एक बार कहूँगा कि मेरे लिए चुनाव बहुत छोटी चीज़ है। 1992 की मैं अगर आपको बात करूँ तो सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मालूम है। जब राम नाईक जी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा तो मैंने कहा कि मैं नहीं लड़ूँगा। पार्टी के नेताओं को तो किसको टिकट देवे ये उनके लिए एक समस्या होता है। लेकिन मेरे बारे में तो मैंने 92 में स्वयं कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा। तो 92 में मैंने कहा था कि चुनाव नहीं लड़ूँगा। अब 7 बार लड़ने के बाद, इतना बड़ा काम खड़ा करने के बाद में, इतना लोगों का प्रेम हासिल करने के बाद में, मैं कोई छोटे चीज़ के लिए अभी अगर अपेक्षा करूँ, तो मैं मानता हूँ कि लोगों का मैं अपमान कर रहा हूँ। लोगों का मैं अपमान कर रहा हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर है, लोगों की इच्छा और पार्टी का जो भी आदेश होगा, उसका पालन मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन बाकी मेरा ऐसा मन में कोई इरादा नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये होना नहीं चाहिए। और देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को हम देवता मानते हैं, तो जो देवी देवताओं का हम
जिस तरह से आदर करते हैं, वैसा छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे देश के जितने भी महापुरुष, देखिए भगवान को हमने देखा नहीं, लेकिन भगवान रूपी लोगों को हमने देखा है, तो ऐसे लोगों का सम्मान करने का हमने सीखना चाहिए। ये ये जो इस प्रकार की जो घटना होती है, उसको पॉलिटिकल पार्टी के साथ में नहीं जोड़ना चाहिए। उसको हमने एक छत्रपति शिवाजी महाराज जी को हम अगर दैवत मानते हैं, तो वो जो क्षति हुई है, उसको सारे लोगों ने मिलकर फिर खड़ा करके दुनिया को एक मिसाल देना चाहिए कि भारत देश में ऐसा होगा, तो उसको सारे लोगों ने मिलकर खड़ा कर दिया। ये मैसेज हमने देना चाहिए। इस प्रकार की जो बातें इन दिनों में वर्तमान पत्र के माध्यम से मैं सुन रहा हूँ, तो मेरे जैसे अनेक लोगों को वेदना होती होगी। मैं तो ये भी कहूँगा कि जो करते हैं, उनको भी वेदना होती होगी। लेकिन एक पॉलिटिकल कामकाज कहो या तो एक व्यापार के रूप में उसको लोग यूज करते हैं। मैं मानता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज माफ नहीं करेंगे ऐसे सोच के लोगों को। ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं सभी भाषा का सम्मान करता हूँ। मैं मराठी भाषिकों के कार्यक्रम में जाता हूँ, तो वहाँ पर भी ये कहता हूँ कि आपके बच्चों ने अंग्रेजी सीखनी चाहिए, क्योंकि दुनिया ग्लोबल हुई है और ग्लोबल दुनिया के साथ में हमको अगर कॉम्पीट करना है, तो हमको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन उसके साथ साथ में हम स्टेट लैंग्वेज मराठी को भूलेंगे तो कैसा चलेगा, हम नेशनल लैंग्वेज हिंदी को भूलेंगे तो कैसा चलेगा। और इसलिए मैंने जो सिस्टम में देखा है, जो हमारे आईएएस ऑफिसर या तो बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं मीटिंग में, वो अंग्रेजी में सब ठोकना शुरू कर देते हैं। मतलब मैं शब्द का उपयोग करना अच्छी बात नहीं, लेकिन मेरी एक पीड़ा है। और आप देखते हैं कि आज भी भारत जैसे देश में जो देहात से चुनकर आने वाले लोग होते हैं, वो वहाँ के पीड़ा से वो पीड़ित होते हैं। वहाँ के लोगों की समस्याओं को लेकर वो जूझते रहे, और पार्टी ने एक मौका दे दिया, उनको टिकट दे दिया, लोगों ने वोट दे दिया, एमपी बनकर, सांसद बनकर दिल्ली में आ जाते हैं। और यहाँ आने के बाद में उनको अपने लैंग्वेज में अगर बात करने का मौका नहीं मिलता है, तो फिर वो चुपचाप बैठकर चले जाते हैं, उनकी पीड़ा बता नहीं पाते हैं। और जो पीड़ा सॉल्व करने वाला अगर उनकी बात को नहीं सुनेंगे, तो हम सॉल्व कैसा करेंगे। इसलिए मैं मानता हूँ कि अच्छा, हमारे देश में सिस्टम भी है, सभी भाषा में इंटरप्रेट करके लोगों तक पहुंचावे, इस प्रकार की वहाँ पर व्यवस्था है। लेकिन भाषा में बोलना एक अपना एक महत्व होता है। इसलिए मैं इस बात से हमेशा सहमत रहा हूँ कि मोदी जी जो बात करते हैं कि लोकल फॉर वोकल, जो राज्य का भाषा है उस राज्य की भाषा को हमने अहमियत देना ही चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र में मराठी को फर्स्ट नंबर देना चाहिए। हिंदी राष्ट्रभाषा है, उसका अहमियत, उसका इम्पोर्टेंस को हम सब लोगों ने मिलकर बरकरार रखना चाहिए। और अंग्रेजी एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है, व्यापार के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है, इसलिए अंग्रेजी भी हमने सीखना चाहिए। और भाषा आप जितना ज़्यादा सीखो उतना अच्छा है। हमारे देश में कितने राज्य है, सभी राज्यों का अलग अलग भाषा है। अनेकता में एकता की जो हम बात करते हैं, ये हमारे देश की खूबसूरती है कि सभी भाषा बोलने वाले लोग एक साथ में आकर काम करते हैं। इसलिए भाषा में बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन भाषा कोई ऑन गोइंग भाषा का चलन आज की तारीख में बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको स्वीकारते हुए अपने मातृभाषा को और लोकल लैंग्वेज को अनदेखा करना, इग्नोर करना, ये हमको आने वाले दिनों में न परवड़ने वाली बात है, ऐसा मैं मानता हूँ।